हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना ITR यू किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। जी गाइस, इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, सो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डेमो देने वाला हूं कि आप अपने लास्ट ईयर्स की रिटर्न यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 2021 की रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको चले आना है incometax.gov.in, जो कि इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है। और यहाँ पे आकर के आपको लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में जाकर के आपको लास्ट ईयर के लिए स्पेसिफिक यूटिलिटीज डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपनी रिटर्न फाइल करने वाले हैं। सो सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज करना है कि किस साल के लिए आपको अपनी रिटर्न अपडेट करनी है, यानी कि आपको ITR यू फाइल करना है। आप ITR यू सिर्फ 2 सालों के लिए फाइल कर सकते हैं, यानी कि लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के लिए आप अपनी ITR यू फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर 22-23, यानी कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21 इन 2 सालों के लिए ही आप ITR यू के थ्रू अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको डेमो देने वाला हूँ लास्ट ईयर की रिटर्न फाइल करके, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको यूटिलिटी 2 तरीके की मिलेंगी। पहला तो ये है कि आपको एक कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी मिलती है जिसमें आप ITR 1 से ITR 4 तक की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका नई वाली यूटिलिटी होती है जिसके थ्रू आप जेसन फाइल वगैरह जनरेट करते हैं, लेकिन अभी तक इसमें ITR यू की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी गई है। सो इसलिए आपको ITR यू फाइल करने के लिए इसको और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अलग अलग फॉर्म्स भी दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी फॉर्म भरना हो, यानी कि ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई से भी ITR फॉर्म आपको भरना है फॉर लास्ट ईयर, उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर आप जा करके आप देख सकते हैं कि 139(8)A वाली यूटिलिटी यानी कि ITR यू वाली यूटिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमें ITR 4 फाइल करना है, इसलिए हम सबसे पहले यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद इसको आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगी। इसको आप जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपको अलग अलग शीट्स पे अलग अलग डिटेल्स आपको भरनी है और ये कंप्लीट शीट्स मिला करके सारी शीट्स मिला करके आपका ITR 4 का फॉर्म रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले ही मैक्रोज का एरर आ रहा है। ये बहुत कॉमन एरर होती है जब भी आप एक्सेल बेस्ड कोई यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करना चाहते हैं। तो मैक्रोज इनेबल करने के लिए आप सिंपली इसको क्लोज कर दीजिए पहले, और जो शीट आपने डाउनलोड करी है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में इसको अनब्लॉक कर देना है और इसके बाद इसे ओके कर देंगे। अब वापस से आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपकी जो यूटिलिटी होगी पूरी तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इनेबल कंटेंट को, तो इसको आप इनेबल कर देंगे। अब ये देखेंगे आपकी यूटिलिटी फॉर 21-22 असेसमेंट ईयर ये आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपकी जो ग्रीन सेल्स होंगी वो डेटा एंट्री के लिए हैं, रेड सेल्स जो हैं, रेड फील्ड्स जो हैं वो मैंडेटरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। और इसके अलावा यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप डिटेल्स भरने के पहले आप देख सकते हैं साइड में आपको कई सारे बटन्स दिखते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को मैनुअली भी फीड कर सकते हैं या फिर आप अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीफिल फाइल को, यानी कि जेसन फाइल होती है या एक्सएमएल फाइल होती है, उनको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से ही रिटर्न फाइल थी तो इंपोर्ट फ्रॉम जेसन का ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं तो उस केस में इंपोर्ट प्रीफिल डेटा आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब ये क्या चीज होती है, इसके लिए मैं आपको वापस से ले चलता हूँ पोर्टल पे, और पोर्टल पे मैं आपको पहले लॉग इन करके दिखाता हूँ कि आपको ये प्रीफिल फाइल या फिर आपको पास्ट ईयर का जेसन फाइल कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अगर आपको प्रीफिल फाइल डाउनलोड करनी है तो आपको जाना है ई फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है वहां का आप उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का प्रीफिल डेटा, यानी कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स आपको प्री फिल्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो उसको आप जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आपकी यूटिलिटी में वो सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्ट हो जाएंगी और आपको मैनुअली नहीं फीड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे
असेसमेंट ईयर 21-22 की डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे हम 21-22 सेलेक्ट करेंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रीफिल जेसन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इसी फाइल को हम इंपोर्ट करेंगे यूटिलिटी के अंदर। अब अगर आपकी रिटर्न पहले से फाइल हो रखी होती है तो उस केस में आप जेसन फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो उस केस के लिए आपको ई फाइल के अंदर जाना होता है और इनकम टैक्स रिटर्न और सेकंड ऑप्शन चूज करना होता है, व्यू फाइल रिटर्न। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी रिटर्न पहले से फाइल होती तो यहाँ पे आपको डाउनलोड जेसन का भी ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि इस पर्टिकुलर एसएससी के केस में इनकी रिटर्न पहले से फाइल नहीं है, इसलिए हम प्रीफिल वाली जो डिटेल है उसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं यूटिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे अब इंपोर्ट प्रीफिल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ओके करेंगे। अब डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमने ये डाउनलोड कर रखी है फाइल, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे गाइज हमारी सारी डिटेल्स जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह थी ये सारा कुछ ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है, तो इसको हमें भरने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमें कैसे प्रोसीड करना होगा, सबसे पहले अब आपको मैं इस फॉर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। आइडियली ये जो फॉर्म होता है, ये जो आपकी यूटिलिटी है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल यूटिलिटी होती है। जैसे आपका नॉर्मल ITR 1, 2, 3, 4 आप फाइल करते हैं, उसी तरीके से आपके ITR U के भी फॉर्म एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क आ जाता है, जैसे ही आपको यहाँ पे एक सेक्शन पूछा जाता है कि फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल्ड अंडर सेक्शन का ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप इसमें आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं, 139(1) अगर आपकी ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइलिंग है, तो 139(4) ड्यू डेट के बाद है, 39(5) अगर रिवाइज रिटर्न है, 119 कॉन्डोनेशन वाले केस में, और लास्ट ऑप्शन आता है आपका 139(8)(a), यानी कि अगर आपकी ITR U या ITR अपडेटेड रिटर्न का केस होता है। तो जैसे ही आप अपडेटेड रिटर्न के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप केयरफुली नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके दो नए टैब्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे पार्ट ए जनरल 139(8)(a। अब ये पेज आपको एडिशनल भरना होता है इन ITR U, और इसके साथ ही साथ पार्ट बी ATI, और ये आपका पार्ट होता है जो कि आपको ITR U के लिए भरना होता है। यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन में भी आपको 139(8)(a का एक अलग सा शीट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पार्ट बी ATI यानी कि जो टोटल इनकम जिसको आप अपडेट कर रहे हैं ITR U के थ्रू, उसकी भी आपको एक अलग से टैब फीड करने को मिलेगा। बस ये दो एडिशनल चीज़ें ओपन हो जाती हैं इन ITR U। अदरवाइज आपका बाकी पूरा फॉर्म एग्जैक्टली सेम होता है जैसे आप नॉर्मल ITR 4 फाइल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको फिल करना। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इंपोर्ट कर रखी है, इसलिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, पहले से ही आ रहा है। अब जो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है उसको हम भर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर है, इसको हम फीड कर लेंगे, और यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनका बिजनेस इनकम है इसलिए इसको हम नॉट एप्लीकेबल पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है 139(8)(a, यानी कि अपडेटेड रिटर्न है। और इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो उसकी डिटेल्स डालें। हमारी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई है पहले, तो डिफेक्टिव का सवाल ही नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आई यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम हमें ऑप्ट नहीं करना है तो उसको हम नो कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा था कि क्या आपकी रिटर्न आप सेक्शन 139(1) के 7th प्रोवाइजो के तहत फाइल कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भरनी है, बिकॉज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स जो हैं वो इनेबल नहीं है। आपको सिर्फ वो सेल्स में वैल्यूज भरनी है जिसपे यहाँ पे ग्रीन में सेल आपको अवेलेबल किए कराए गए हैं, सिर्फ उनमें आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। नेक्स्ट डिटेल हमें भरनी है, उसमें ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी रिटर्न किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा भरी जा रही है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम नो चूज करेंगे, और जैसे ही हमने नो चूज करा ये सारी चीजें डिसेबल हो गई। इसके बाद आपसे पूछा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि आपकी टोटल इनकम किन किन हेड से आ रही है और उसमें कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, ये आपको भरना होता है। सबसे पहला आपका डिटेल्स मांगा जाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी कितनी इनकम आ रही है। अब इसकी डिटेल आपको शेड्यूल बीपी में भरनी होती है, जो कि तीसरा टैब आप देख सकते हैं नीचे। ये आपको शेड्यूल बीपी में यहाँ पे एंटर करना होता है, और जैसे ही आप शेड्यूल बीपी फीड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। और इसके अलावा सैलरी की डिटेल आपको सेकंड बतानी है। सैलरी में हमारी कोई भी इनकम नहीं है तो सैलरी को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में भी हमारी कोई इनकम नहीं, तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। और इसके बाद लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी
हमारी कोई इनकम नहीं है तो इसको भी हम पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ देंगे, सारी वैल्यू जीरो होगी। तो शेड्यूल बीपी की डिटेल भरने के लिए अब मैं आपको ले चलता हूँ पहले शेड्यूल बीपी की तरफ, और इसमें यहाँ पे अब हमें डिटेल्स भरनी होगी कि आपका किन किन बिजनेस से कितनी इनकम आ रही है, इसकी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे शेड्यूल बीपी में सबसे पहले आपको बिजनेस का आपका नाम भरना है। अगर आपकी कोई शॉप है, कोई डिटेल्स है, किसी नाम से आप बिजनेस चलाते हैं तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपली आप एसएससी का ही नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद बिजनेस कोड आपको बताना होता है, जिसमें आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे। जो भी अप्रोप्रिएट कोड हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब इसके बाद जैसा आपका नॉर्मल ITR 4 का फॉर्म होता है, सबसे पहले आपको ग्रॉस टर्नओवर बतानी होती है। ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट यानी कि आपने टोटल कितना माल बेचा है थ्रू आउट द ईयर। अब इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे पहला ऑप्शन पूछा जाता है कि थ्रू अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट यानी कि बैंकिंग चैनल से आपने कितना रिसीविंग्स करी है, और सेकंड होता है एनी अदर मोड, ये आपको भरना है। और ये E2 का जो कॉलम होता है उसमें आपको बताना होता है कि आपको 44 AD में आप कितनी इनकम दिखाना चाहते हैं। अगर आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू जो रिसीविंग है उसमें आपको मिनिमम 6% का अमाउंट आपको एज योर प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर कोई नॉन बैंकिंग वाला यानी कि कैश मोड में आपने कोई सेल वेल किया हुआ है तो उसका जो प्रॉफिट है आपको टोटल रिसीविंग का, टोटल टर्नओवर का मिनिमम आपको 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। 8% से या 6% से आप ऊपर दिखा सकते हैं, उसके नीचे आप नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने डिटेल्स भर ली है। नेम ऑफ द बिजनेस हमने एसएससी का नाम डाल दिया है। सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और जिसको हमने अदर सर्विसेज के कोड में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे इनका मेजर काम सारा कैश में होता है, इसलिए एनी अदर मोड में दिखा करके जो रिसीविंग है इनकी टोटल 11,90,500 ये हमने वैल्यू दिखा दी है। टोटल प्रॉफिट हमने दिखाया हुआ है 4,55,070 रुपए, जो कि 8% से कहीं ज्यादा है। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि सेक्शन 44 ADA में अगर आपका कोई प्रोफेशन है तो उसकी डिटेल आपको डालनी है। हमारा सेक्शन 44 ADA में कोई डिटेल नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो यहाँ हमें इस पे ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद 44 AE में यानी कि जो ट्रांसपोर्टर वगैरह होती हैं उनकी अगर बिजनेस है, उनका कोई बिजनेस है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। हमारा 44 AE में भी कोई इनकम नहीं है, तो ये सारा कुछ हमारा ब्लैंक रहेगा। सिर्फ हमें एक वैल्यू भरनी थी, वो हमारा है प्रॉफिट और ग्रॉस टर्नओवर। ये भरने के बाद नीचे आपसे पूछे जाते हैं फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर आपके पास कोई मोटा मोटा रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं कि आपकी कितनी कैपिटल है, कितना आपका सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स कितने के हैं, लाइबिलिटीज कितने की हैं, ये सारी डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो उसको आप यहाँ पे फीड करेंगे। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं होता, इन सब में आप जीरो भर करके भी रिटर्न के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे आपके पास बैंक अवेलेबल हो सकता है और कैश की इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती है, तो ये आप यहाँ पे फीड करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश की वैल्यू डालेंगे और उसके बाद बाकी सारी फिगर्स जो होंगी वो हमारी यहाँ पे जीरो ही होने वाली है। तो इन सब में हम वैल्यूज को जीरो कर लेंगे और इसके बाद हम आगे को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शेड्यूल बीपी पूरी तरीके से भर चुका है। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूँ इनकम डिटेल्स पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रॉस टोटल इनकम में आ रहा था, सबसे पहला टैब, सबसे पहला जो बॉक्स आ रहा था वो ऑटो पॉपुलेट हो चुका है 4,55,070 रुपए। इसके बाद यहाँ पे हमारी सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम नहीं है, तो इसलिए सारी वैल्यू जीरो होंगी। और इसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे डिडक्शंस पूछा जाए कि आपकी कितनी डिडक्शंस है, यानी कि ATC, ATD ये सारे सेक्शंस में आपकी कितनी कितनी डिडक्शंस अवेलेबल हैं। हमारे केस में सिर्फ हमारा यहाँ पे 15,000 रुपीज़ का ATC रहा है, तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे भर देंगे। और इसके बाद और कोई रिडक्शन हमारी नहीं है, तो बाकी सबको हम एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है वो हो चुकी है 4,40,070 रुपये, जिसपे 9,504 रुपये का टैक्स बन रहा है और इस पे ये जो 9,504 का टैक्स है वो रिबेट में कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी टैक्स नहीं बनने वाला। अब इसके बाद गाइस, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी निकल के नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे 234 ABC ये सब कुछ ब्लैंक होगा। लेकिन क्योंकि हमारी रिटर्न लेट फाइल हो रही है, हमारी रिटर्न लास्ट ईयर की है और उसे हम अब फाइल कर रहे हैं यानी कि लेट रिटर्न है, तो उस केस में 234F का लेट फीस हमें पे करना होता है। और 234F के मुताबिक अगर आपकी टोटल इनकम जो होती है वो 5 लाख रुपए से नीचे होती है तो आपकी 1,000 रुपए की लेट फीस लगती है।
और अगर ये 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है आपकी टोटल इनकम, तो वो 5,000 रुपए की आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करके इसमें हम 1,000 रुपए की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड टैब में, जो कि है पार्ट ए जनरल 139(8)A, यानी कि आपको अपडेटेड रिटर्न के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ एडिशनल जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसका डिटेल हमें यहाँ पे भरना है। अब सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपकी रिटर्न क्या आपने पहले फाइल करी हुई है, वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। अब आपको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा येस या नो। हमारी रिटर्न पहले से फाइल नहीं है इसलिए नो करेंगे। अब जैसे ही आप ये नो करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिसेबल हो गई। अगर हम इसको येस करते हैं तो आपकी पुरानी रिटर्न्स की डिटेल मांगी जाती। अब आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, आर यू एलिजिबल फॉर एन अपडेटेड रिटर्न, यानी कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि अपडेटेड रिटर्न की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप रिटर्न रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी कंडीशंस को आपको फॉलो करना चाहिए, तभी जाके आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी अपडेटेड रिटर्न को लेकर के क्या कंडीशंस वगैरह हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उससे जाकर के आप डिटेल्स के लिए उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं उसमें हम फुल्ली एलिजिबल हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे हम इसको येस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसको येस करेंगे तो यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका रीजन क्या है फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आप देख सकते हैं रीजन फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको ये सारे रीजंस दिए गए हैं कि रिटर्न आपकी पहले से फाइल्ड नहीं थी, या फिर आपने कम इनकम दिखाई हुई थी, या फिर रॉन्ग हेड में दिखाया हुआ था, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन करना चाहते हैं कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस का, या फिर अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का, या फिर टैक्स क्रेडिट का, या फिर आपने गलत टैक्स पहले पे कर रखा था। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अपडेटेड रिटर्न है, इसके थ्रू आप सिर्फ इनकम अपनी बढ़ा सकते हैं लेकिन उसको घटा नहीं सकते। यानी कि किसी भी तरीके से आप अपनी रिफंड या फिर अपना इनकम में रिडक्शन या टैक्स में रिडक्शन ये सब आप नहीं कर सकते। इवन आप अपना लॉस वगैरह भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते थ्रू ITR-U। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ ये आपको आपका फ्यूचर में कोई केस वगैरह ना ओपन हो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी पुरानी रिटर्न भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रीज़न है ITR-U फाइल करने का वो है रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। हमने रिटर्न पहले फाइल नहीं करी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न ITR-U के थ्रू फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कि आप जो एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, यानी कि जिस असेसमेंट ईयर के आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको बीते हुए कितने दिन हो गए हैं, 24 महीने या फिर 12 महीने। अगर आपको सिर्फ 12 महीने हुए हैं, यानी कि लास्ट ईयर की जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको 25% का आपको पेनल्टी देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी 2 साल पुरानी रिटर्न है तो उस केस में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का आपको 50% तक का पेनल्टी देना होता है, इसलिए आपसे ये पीरियड पूछते हैं। तो यहाँ पे हमारे रिटर्न लास्ट ईयर की है, इसलिए अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि पहला ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन हमने भर ली है। अब इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट शीट की तरफ जो कि शेड्यूल BP है। इसमें भी हमने डिटेल्स पहले से ही भर दी हैं। शेड्यूल TDS की तरफ जाएंगे। इसके बाद अगला टैब आता है शेड्यूल TDS का। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जितना भी अलग अलग सेक्शन में अगर आपका TDS काटा गया है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। हमारे केस में SSC का कोई भी TDS अमाउंट नहीं है, तो इन सब की डिटेल्स हमें यहाँ बिल्कुल नहीं भरनी, सब कुछ यहाँ ब्लैंक रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे शेड्यूल IT में, जिसमें कि हमें अगर आपका कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका पहले से पेड है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है फ्रॉम ITR-U रिटर्न, यानी कि जो आपकी रिटर्न आप अपडेट कर रहे हैं उसमें आप एडिशनल इनकम जो दिखा रहे हैं उस पे आपका जो भी टैक्स बन रहा है उस चालान का जो डिटेल होगा आप पार्ट B ATI में जा करके यहाँ पे नीचे आप दिखाएंगे टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 140B, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स देनी होगी। तो उसकी डिटेल आपको यहाँ नहीं देनी, यहाँ पे सिर्फ आपका एडवांस टैक्स वगैरह जो भी आपने रिस्पेक्टिव ईयर में आपने
आपने जमा कर रखा था या फिर आपका कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट था, सिर्फ उसकी डिटेल देनी है। तो ये हमने यहाँ पे हमारा ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं है पहले से, क्योंकि हमारी रिटर्न फाइल ही नहीं हुई थी और ना ही कोई टैक्स पे करा गया था, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ चुका है पार्ट बी ATI, यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जब आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं 139(8)A में रिटर्न भरते हैं, तो यहाँ पे आपके दो एडिशनल टैब्स ओपन हो जाते हैं। पार्ट ए जनरल 139(8)A पहला टैब तो ये होता है, और सेकेंड टैब होता है पार्ट बी ATI, यानी कि इसमें आपको ये बताना होता है कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप कौन कौन सी इनकम आप इंक्रीज कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल, और इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न्ड एज पर अपडेटेड रिटर्न, यानी कि ITR-U में आप किस हेड में आप इनकम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो PGBP हेड में जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स भर रखी हैं, और ये जो इनकम होगी एग्जैक्टली सेम होगी जो कि हमारा टोटल इनकम निकल के आ रहा था 440070, यही वो वैल्यू है जो कि हमारी ITR-U के थ्रू इंक्रीज हो रही है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी 1000 रुपए की जो लायबिलिटी निकल के आ रही है वो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद आपको 5 नंबर वाले कॉलम में कुछ नहीं भरना। अमाउंट पेबल ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वैलिड रिटर्न, कोई भी वैलिड रिटर्न भरी ही नहीं गई थी तो इसको जीरो रहने देंगे। 6 वाले में जीरो रहेगा, 6(2) में भी यहाँ पे वैल्यू जीरो रहेंगी। इसके बाद आपको रेगुलर असेसमेंट टैक्स यहाँ पे भी जीरो ही भरना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, जो 1000 रुपए की आपकी लाइबिलिटी निकल के आ रही है, इसका पेमेंट हमने ऑलरेडी कर रखा है, उस चालान की डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे हमने अपनी चालान की डिटेल भर ली है, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हमने अपनी चालान की डिटेल डाल दी, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स ड्यू 1000 रुपए आ रहा था वो अब यहाँ पे जीरो हो चुका है, यानी कि अब हमारा जो चालान की डिटेल है वो टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B में आ चुका है, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो चुका है, और टैक्स ड्यू हमारा जीरो हो चुका है, यानी कि हमारी रिटर्न अब कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा आपको ये जो नीचे वाला पेमेंट का कॉलम है इसमें कुछ भी नहीं भरना। अब इसके बाद यहाँ पे दो टैब्स और आते हैं, शेड्यूल 80D। 80D में हमारी कोई भी डिडक्शंस नहीं है, तो इसलिए हम दोनों ही ऑप्शंस को यहाँ पे नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली एंड नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद सिमिलरली 80G में हमारा कोई भी डोनेशन वगैरह नहीं है एज सच, तो हम 80G वाले टैब को पूरी तरीके से ब्लैंक छोड़ देंगे और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी पूरी फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको आप बारी बारी से रिव्यू करते हुए चलेंगे। अब अगर आपकी शीट पे सारी इंफॉर्मेशन सही है तो वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे शीट इनकम डिटेल्स इज ओके। ऐसा करके आपको हर शीट पे बारी बारी से जाना है और इसके बाद आप इसको वैलिडेट करते हुए चलेंगे, और वैलिडेट करने पे ये आपको ओके ओके करके ऐसा मैसेज आना चाहिए। इस तरीके से आप हर एक शीट को वैलिडेट करेंगे। जब सारी शीट्स ओके हो जाएंगी तो उसके बाद आप वापस से आएंगे फर्स्ट शीट पे, और यहाँ पे आपको जनरेट जेसन फाइल करना है। जनरेट जेसन पे क्लिक करने के बाद आपका अगर सारा कुछ डिटेल सही होंगी तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी जो जेसन फाइल होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी और इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाली। अब इस जेसन फाइल को हम ऑनलाइन ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके अब हम इसको अपलोड करेंगे, जिसके बाद आपकी ITR-U फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज हम आ चुके हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे और यहाँ पे हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही फाइल नाउ का बटन दिख जाएगा, या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको अब चूज करना होगा आपकी किस ईयर की रिटर्न है। हमारी यहाँ पे जो रिटर्न है वो है असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो 2021-22 हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद अब आपको बताना होगा कि आप किस तरीके की आपकी फाइलिंग टाइप क्या है। ये मॉडिफाइड रिटर्न है, कॉन्डोनेशन वाली रिटर्न है, या फिर तीसरा ऑप्शन अपडेटेड रिटर्न है। तो हमारी जो रिटर्न है वो एक अपडेटेड रिटर्न है 13980, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद आई यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, क्या हमारी रिटर्न ऑडिट वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको हम नो सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद ITR टाइप जो होगा वो हम यहाँ पे चूज करेंगे ITR-4। अब इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अटैच फाइल करने के लिए, यानी कि जो जेसन फाइल हमने अभी जनरेट करी है इसको हमें यहाँ पे अटैच करना होगा। तो हम इस फाइल को अटैच कर लेते हैं।
अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारी जो लास्ट ईयर की हमने ITRU जनरेट करी थी, जो जेसन फाइल हमने निकाली थी, वो उसमें कोई भी एरर नहीं है और ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। तो अब हमको प्रोसीड फॉर ई वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ पे गाइज वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको कोई ई वेरीफाई लेटर वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता ITRU के अंदर। तो यहाँ पे आप सीधे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको आधार के थ्रू या फिर EVC वगैरह के थ्रू, किसके थ्रू आपको अपनी रिटर्न वेरीफाई करनी है। तो हम यहाँ पे रिटर्न आधार के थ्रू वेरीफाई करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद अग्री टू वैलिडेट जनरेट आधार OTP। अब यहाँ पे हम OTP डाल करके इसको वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे हमने OTP डाल दिया है, अब मैं इसको करने वाला हूँ वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स प्रॉपर हैं एकदम, तो हम इसको अब करने वाले हैं सबमिट। सो कंफर्म करने के बाद गाइज यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि लास्ट ईयर का ITRU फॉर्म हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इसके बाद आप इसकी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रिटर्न यानी कि डिटेल्ड फॉर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आपका ITR1 होता है, ITR3, 4 कोई सा भी फॉर्म होता है जो कि लास्ट ईयर में फाइल करना है, उसे आप इसी तरीके से फाइल कर सकते हैं और आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। सो ऑल राइट गाइज, तो ये थी कंप्लीट प्रोसेस फॉर ITRU फाइलिंग ऑफ लास्ट ईयर। सो आई रियली होप गाइज ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ गाइज अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइज, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।